हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा सब सामने देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 फिनिश कर लिया हमने बेटा, यूनिट नंबर 1 का ही। बेटा अभी यूनिट सेम चल रही है, नेशनल इनकम चैप्टर नंबर 2। अब बेटा ये बहुत तगड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। और आपको ये भी पता नहीं लगेगा बेटा कब आप प्रैक्टिकल पोर्शन पर शिफ्ट हो जाओगे, ठीक है ना जी। बेटा जो थर्ड चैप्टर है वो भी पूरा प्रैक्टिकल है, जो फोर्थ चैप्टर है वो भी पूरा प्रैक्टिकल है, एक आध क्वेश्चन उसमें थ्योरी का इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो अब वो ये चैप्टर बहुत आराम से करना और कोशिश करना कोई छुट्टी ना हो तो ज्यादा अच्छा इस चैप्टर में, ठीक है। अभी हम आज दो टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे और इससे रिलेटेड कुछ केस बेटा या कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कल करेंगे सॉल्व, ठीक है ना। मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए प्रिंट आउट कुछ शीट्स लाऊं, ठीक है ना जी। और फिर देखते हैं बेटा आप कितना समझ पाए। बेटा चैप्टर 2 का नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी की। बेटा पहले तो ये समझो इस डेफिनेशन की जरूरत क्या है, क्योंकि जरूरत समझ नहीं आएगी बेटा फिर तो बात आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकती। बेटा अगर कोई चीज डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी तभी तो बेटा उसके अंदर कमाई जाने वाली इनकम डोमेस्टिक इनकम मानी जाएगी, तभी तो बेटा सरकार टैक्स क्लेम कर पाएगी अपना। देखो कौन सी सरकार टैक्स ले, ये एक बहुत बड़ा इशू है। इतनी सारी गवर्नमेंट बैठी हैं, इतने सारे देश बैठे हैं, अब मुद्दा उठता है बेटा कौन सी इनकम पे कौन सी सरकार टैक्स ले। तो बेटा कोई चीज जब आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी तभी तो उसमें एक्रीव होने वाली इनकम डोमेस्टिक इनकम बनेगी, तभी तो बेटा सरकार, मतलब अगर मैं इंडिया के एंगल से सोचूं तभी तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट टैक्स क्लेम कर पाएगी। तो बेटा पहले ये देख लेते हैं इंडिया है क्या, व्हाट इज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। मैं बेटा इसलिए बोल रहा हूं, देखो दुनिया में कहीं चले जाना डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन हर जगह पर सेम है, हर जगह पर यही डेफिनेशन लिखी हुई है। पर क्योंकि बेटा हमें समझ इंडिया के एंगल से आएगा इसलिए मैं बार बार बोलूंगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया की डेफिनेशन समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है जी। ये समझ में आया कि पढ़ क्यों रहे हैं इस डेफिनेशन को, ठीक है जी। नहीं है समझ भाई, बड़ी सिंपल सी बात यह है कि अगर कोई चीज इंडिया ही नहीं मानी जाएगी तो उसके अंदर कमाने वाली इनकम को कैसे कह देगी सरकार ये तूने मेरे देश से कमाई है, और कैसे इंडियन गवर्नमेंट कह देगी कि इस इनकम पे मुझे टैक्स चाहिए, ठीक है ना। तो पहले तो यही तय कर लो ना कि इंडिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया क्या है या यूएस से क्या है, तभी तो पता लगेगा बेटा उस गवर्नमेंट को कि ये मेरे देश से कमाई है इनकम, इस पे मुझे टैक्स चाहिए, ठीक है जी। और ये सब कुछ हो किस ले रहा है बेटा, टैक्स का एंगल देने के लिए ही हो रहा है, ठीक है जी। बाबू अब डोमेस्टिक टेरिटरी ये साबित कर देगी क्या इनकम डोमेस्टिक इनकम है या नहीं है आपकी, ठीक है। बाबू सबसे पहली बात, मैं एक मिनट बेटा आपको पीडीएफ से जरा साइड ले जाऊं। बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन को ना अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया और ये अलग अलग पार्ट ना 3 है बेटा। सबसे पहले बेटा कुछ बात मीन्स पोर्शन में लिखी गई है, कुछ बात इंक्लूड्स पोर्शन में लिखी गई है और कुछ बात बेटा डज नॉट इंक्लूड पोर्शन में लिखी गई है। बेटा आप अपनी जनरल सेंस ना भूल जाना वरना इकोनॉमिक्स कभी समझ नहीं आएगी, ठीक है ना। जो बच्चे अपने जनरल सेंस पे चलते रहते हैं ना वो इकोनॉमिक्स में बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि ना ये जनरल सेंस से बहुत दूर की बातें कर देता है। बेटा सबसे पहली बात, बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी है क्या। बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी मींस पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ एनी कंट्री। बेटा पॉलिटिकल फ्रंटियर मतलब कुछ और नहीं, ज्योग्राफिकल बाउंड्री, ठीक है ना। ये आपकी भी नॉर्मल सेंस है। मैं आपसे पूछूं इंडिया क्या है तो आप बेटा एक मैप लेके आ जाओगे, कह दोगे ये इंडिया है जी, ठीक है ना। इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी जो है, पॉलिटिकल फ्रंटियर जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, बस वो इंडिया है, ठीक है ना। सर आपकी भी जनरल सेंस यही कहती है, मेरी भी जनरल सेंस यही कहती है बस, लेकिन ये बात मींस पोर्शन से आगे नहीं जा सकती, मींस पोर्शन भी इतनी बात करता है। अब इसके बाद की बातें बेटा सर के पार है, ठीक है जी। अब पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। इंक्लूड्स पोर्शन समझ में आ गया, डोमेस्टिक टेरिटरी मींस पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ एनी कंट्री एंड इंक्लूड्स। अब बहुत काम की बात बेटा, मैं लिखूंगा नहीं इसी वजह से मैंने पीडीएफ का सहारा लिया है, ठीक है ना। मैं लिखूंगा नहीं। इंक्लूड्स पोर्शन में 3 बातें हैं, एनालिसिस बहुत तगड़ा होगा, आप पूरा जान लगा देना कि एनालिसिस समझ में आया आपको।
बेटा लिखा हुआ है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट owned and operated by the normal resident between two or more countries, यहां तक लिखा हुआ है। ठीक है जी बेटा, एनालिसिस आपने बहुत अच्छे से समझना है। पहली बात बेटा, मेरे हिसाब से ना ये दो वर्ड आप देखोगे, आपको शायद कुछ इसमें अजीब ना लगे, या मुझे लगता भी नहीं बेटा कोई टीचर इस चीज को छेड़ता होगा अपने एनालिसिस में, मैं जरूर छेड़ता हूँ। तो मुझे बहुत अजीब लगता है जब आप ये वर्ड लिखते हो शिप्स और एयरक्राफ्ट, बहुत ही अजीब लगा। देखो मैं आपको पहले दोनों चीजों का मतलब समझा दूं, मुझे अजीब क्यों लगा मैं ये भी बता देता हूँ। बेटा अगर आप मरीन रूट की बात कर रहे हो, ठीक है ना, मतलब वाटर रूट की बात कर रहे हो, बेटा वाटर रूट में शिप्स चलते हैं, नो डाउट चलते हैं, ठीक है ना, लेकिन बेटा ये समझो कि शिप्स में ट्रेवल कौन करता है? बेटा ह्यूमन बीइंग ट्रेवल करते हैं शिप्स में, ठीक है ना जी। लेकिन अगर गुड्स की बात करो तो बेटा लोग तो बोल देते हैं, बुक्स भी बोल देती हैं, 11th क्लास के एनसीईआरटी दिखाऊंगा कभी आपको, इंटरनेशनल बिजनेस चैप्टर खोल के देख लेना, हर जगह पर वर्ड लिखा हुआ है बेटा, हर जगह पर शिप्स। भाई वहां तो आप बिजनेस की बात कर रहे हो, वहां गुड्स ट्रेवलिंग की बात हो रही है, और गुड्स कभी शिप से ट्रेवल नहीं करते बेटा। गुड्स जब मरीन रूट में ट्रेवल करते हैं तो वेसल से ट्रेवल करते हैं, डोंट यूज द वर्ड शिप्स। क्या होता है ये शिप्स? शिप से इंसान ट्रेवल करता है भाई, समझ में आ रही है बेटा बात? दूसरी बात, यहां पर आपने वर्ड लिख दिया एयरक्राफ्ट, भाई अलग ही कहानी चल रही है। अगर बेटा मैं एयर रूट की बात करूं, एयर रूट में अगर इंसान ट्रेवल करता है तो बोलते हैं एरोप्लेन से ट्रेवल कर रहा है, और अगर गुड्स ट्रेवल करते हैं तो बोलते हैं एयरक्राफ्ट से ट्रेवल कर रहा है। क्या बोलते हैं बेटा? एयरक्राफ्ट से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है जी। वर्ड समझ में आए? अब देखो खुद सोचो दिमाग से, एक तरफ तो आप लिख रहे हो शिप, यानी कि कहीं ना कहीं दिमाग में अगर बच्चा जानता है सब कुछ तो ये तो बात चले कि ह्यूमन बीइंग ट्रैवल कर रहा है, और एक तरफ आप लिख रहे हो एयरक्राफ्ट, यानी कि गुड्स ट्रैवल कर रहे हैं। भाई क्या ना क्या चाहते हो, कुछ क्लियर भी कर दो। तो बेटा देखो लॉ ने लिख दिया ऐसा जरूर, पर आप इस बात को बिल्कुल क्लियर रखना, यहाँ शिप्स का मतलब शिप्स भी है और वेसल भी है, और एयरक्राफ्ट का मतलब एयरक्राफ्ट तो है ही है, एरोप्लेन भी है। ओके, इनसे गलती माफ कर दो, ठीक है जी। मेरा एनालिसिस पूरा हो गया इन दो वर्ड पर, ठीक है ना। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन टू और मोर कंट्री। कहता चाहे शिप है चाहे एयरक्राफ्ट है, अगर उसका ऑनर, उसका ऑपरेटर इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है, मैं इंडिया के एंगल से ही बोलूंगा बेटा पूरी डेफिनेशन, क्योंकि हमें समझ ही उसके एंगल से सबसे ज्यादा आएगी बेटा। शिप्स हो चाहे एयरक्राफ्ट हो, शिप्स का मतलब शिप्स भी, वेसल भी, एयरक्राफ्ट का मतलब एरोप्लेन भी, एयरक्राफ्ट भी, बेटा ये चारों चीजें अगर इनका ऑनर और इनका ऑपरेटर इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है, तो चाहे बेटा वो शिप और वेसल, एयरक्राफ्ट और एरोप्लेन दुनिया के किसी भी दो कंट्री के बीच में क्यों ना है बेटा, इट इज कंसीडर्ड टू बी द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। मैं यही बोल रहा हूं बेटा, आप कॉमन सेंस, जनरल सेंस ऐसी बातें भूल जाना, समझ लेना इकोनॉमिक्स में कॉमन सेंस नहीं होता कुछ भी, ठीक है ना। अब आप बेटा इसका एग्जांपल सुनो, सबसे फेमस एग्जांपल बेटा एयर इंडिया की फ्लाइट है, ठीक है, एंड इट इज बिटवीन सिंगापुर एंड मलेशिया, ठीक है बेटा। एक बात सोचने की बात है, एयरक्राफ्ट जो है मतलब या एरोप्लेन जो है एयर इंडिया का, क्या उसका ऑनर इंडियन है क्या नहीं है? आज की तारीख में टाटा बाबू ऑनर इंडियन है क्या नहीं है? ठीक है, मान लो बेटा जो पायलट है वो भी इंडियन है, ठीक है, और वो फ्लाइट कहाँ है? सिंगापुर से मलेशिया के बीच में बेटा, रास्ते में ही है। इट इज कंसीडर्ड टू बी द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। होश उड़ जाएंगे, क्योंकि बेटा हमारी कॉमन सेंस क्या कहती है? हमारी कॉमन सेंस कहती है अच्छा फ्लाइट सिंगापुर से मलेशिया के बीच में, या तो हमारी कॉमन सेंस कहेगी सिंगापुर मान लो, या हमारी कॉमन सेंस कहेगी मलेशिया मान लो। कोई सोच सकता है इसको इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा? हमारी कॉमन सेंस कभी ये बात नहीं कहेगी बेटा, अलाउ ही नहीं करेगी हमें ये सोचने। समझ में आ रही बेटा बात? मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये लॉ के वर्ड्स हैं कि अगर शिप है चाहे एयरक्राफ्ट है, अगर उसका ओनर, शर्त यह है कि ओनर और ऑपरेटर नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो,
तो बेटा वो चाहे फिर फ्लाइट, वो चाहे बेटा एरोप्लेन, वो चाहे एयरक्राफ्ट, वो चाहे शिप या वेसल, दुनिया के किसी भी दो देश के बीच में क्यों ना हो, इट इज कंसीडर्ड टू बी द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब ये क्रिस तो पूछ रहा था ना क्या हो जाएगा इससे, भाई अगर सिंगापुर से मलेशिया के बीच में फ्लाइट को इंडिया माना जाएगा तो फ्लाइट से आने वाली सारी इनकम इंडिया की डोमेस्टिक इनकम होगी। इससे सरकार को, मेरे देश की सरकार को टैक्स मिलेगा। ना ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया मानी जाती, ना मेरे देश कहता कि मेरी इनकम है, ना मेरे देश की गवर्नमेंट कहती कि मुझे टैक्स चाहिए। समझ में आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत तो नहीं? एनालिसिस क्लियर है पहले पॉइंट का? कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। ओके बात, पहला पॉइंट ओके, सबको क्लियर? ठीक है जी, चलो अभी देखते हैं। बाबू क्या आपको ये डेफिनेशन रटनी है? सर जरूरत तो नहीं है, क्योंकि मेरे को ये 100% पता है कि डेफिनेशन लिखने को कभी नहीं आने वाली आपको। पर वो क्या करते हैं बेटा, आपको एनालिसिस आपका तगड़ा जज करते हैं। वो क्या करेंगे बेटा, इनमें से ही बहुत सारे केसेस आपको बनाकर देते रहेंगे और आपसे पूछते रहेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया है या नहीं। तो बेटा चाहे रट ना पाओ पर एनालिसिस बहुत तगड़ा होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। अगर एनालिसिस क्लियर रहेगा तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है जी, ये वर्कशीट जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये कल करेंगे। आज ढंग से पढ़ो और कल बेटा एक बार एनालिसिस खुद पढ़कर आना आते ही प्रॉब्लम लेंगे और फिर आपसे सॉल्व कराएंगे, देखते हैं आप कितना सॉल्व कर सकते। ठीक है जी, चलो तो बेटा अभी तक डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है? सबसे पहले मीन्स पोर्शन। बेटा क्या है मीन्स पोर्शन? पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ एनी कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है? किसी भी देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री है। और बेटा इंक्लूड पोर्शन क्या कहता है? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑन एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। ठीक है जी, बढ़ाएं बात को आगे। चलो जी बेटा नेक्स्ट पॉइंट ये और तगड़ा है, कहता है फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म operated by the normal resident in the international water where they have the exclusive right of operations। ठीक है जी, अगेन बेटा रट सको तो रट लो, नहीं रट सकते कोई टेंशन नहीं, एनालिसिस ढंग से समझना। बाबू इसने तीन चीजों का नाम लिया, ठीक है ना, एक नाम आया फिशिंग वेसल, एक नाम आया ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, एक नाम आया फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। लेकिन इस बार ध्यान रख लेना यहाँ वर्ड ओन्ड नहीं आया। लॉ बनाने वाले बहुत स्मार्ट हैं और अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद ओन्ड वर्ड क्यों नहीं आया। शायद बहुत सारे टीचर्स के एनालिसिस में ओन्ड वर्ड की कोई जगह नहीं है, ठीक है ना, मेरे एनालिसिस में जरूर है। ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट इन द इंटरनेशनल वाटर वेयर दे हैव द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन। लो पुत्र समझते हैं इसको बहुत आराम से। बेटा पहले मैं इंटरनेशनल वाटर एक्सप्लेन करना चाहता हूं। बेटा ये मान लो इंडिया की कोस्टल लाइन है, ठीक है ना। बेटा किसी भी देश की कोस्टल लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक ये वही देश कंसीडर होता है, किसी भी देश की, ठीक है ना। यानी कि इंडिया की कोस्टल लाइन से अगर 200 नॉटिकल माइल तक चले जाओ तो बेटा वो इंडिया ही है, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं। और बेटा अगर ज्यादा डिटेल पढ़ने की शौक चढ़ा है तो बेटा 1 नॉटिकल माइल में 1.852 किलोमीटर भी होते हैं, बहुत ही ज्यादा डिटेल पढ़ने का शौक चढ़ा, ठीक है ना जी। एक नॉटिकल माइल में इतने किलोमीटर होते हैं 1.852 किलोमीटर, ठीक है ना। अब बेटा ये मत कहना कि ये इसको इंडिया मान के क्या उखाड़ लिया आपने 200 नॉटिकल माइल तक। बेटा बहुत इनकम जनरेट होती है यहाँ पर, बहुत इनकम, किसी भी मुकालते में मत रहना। और इसके बाद तो और इनकम जनरेट होती है। जितने देश, जितने भी कंट्रीज हैं जिनको बेटा नेचुरल गैस के रिजर्व्स मिले हैं, पेट्रोल डीजल्स मिले हैं, ज्यादातर बेटा इसी इलाके में मिले हैं। तो ये मत कहना, ठीक है ना। और आपको पता है बेटा पेट्रोल क्या ताकत रखता है और क्या कमा के दे सकता है किसी देश को, चाहे छोटे से छोटा देश हो, पेट्रोल के दम पे क्या क्या हो सकता है आपको आइडिया होना चाहिए आज के तारीख। समझ में आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा जो 200 नॉटिकल माइल के बाहर है उसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं इंटरनेशनल वाटर। ये फिर किसी देश का पानी नहीं है बेटा, ठीक है ना। 200 नॉटिकल माइल के बाद किसी देश का पानी नहीं है बेटा, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पानी है, वो इंटरनेशनल वाटर। समझ में आती है बेटा बात? कोई दिक्कत तो नहीं। इंटरनेशनल वाटर समझ में आया क्या चीज है? चलो जी
बाबू अब एक बात सुनो, यहां पर लिखा था पॉइंट में कि इंटरनेशनल वाटर में एक्सक्लूसिव राइट है, कहीं ना कहीं ऐसी बात आई थी, अगर आप ढंग से देख पा रहे हो तो। operated by the normal resident in the international water where they have the exclusive right of operation. What do you mean by exclusive right? हाँ सर, नहीं नहीं 370 किलोमीटर क्या है, तो बहुत डिस्टेंस ज्यादा है। नहीं, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है किसका कितना है। अगर कभी ऐसा हो कि दो देशों के बीच में बेटा 200 नॉटिकल माइल से कम का डिफरेंस हो, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती हैं। बहुत सारी है हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेटा कि वो किसका होगा। जैसे मेन ऑर्गेनाइजेशन की बात करो तो वो WTO है, जो ट्रेड से रिलेटेड राइट्स डिसाइड करती है। समझ में आ रही है बेटा बात? बाबू ये समझ में आया? मैं अभी बात कर रहा था बेटा इंटरनेशनल वाटर वेयर दे हैव द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्लूसिव राइट? सिर्फ और सिर्फ हमारा राइट। क्या बेटा इंटरनेशनल वाटर में किसी को एक्सक्लूसिव राइट मिल सकते हैं? भाई 200 नॉटिकल माइल के बाद तो आपका पानी नहीं है, वो कोई देश क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरा वाटर है, ये तो इंटरनेशनल वाटर है। क्या फिर भी एक्सक्लूसिव राइट मिल सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ यहां पर मैं रन कर सकता हूं बिजनेस? सर मिल सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल वाटर में राइट्स बेचती हैं, ठीक है ना। और बेटा हर बार जब मैं बच्चों को बताता हूँ, बच्चे बड़े अजीब से रिएक्शन देते हैं, अच्छा ऐसे राइट भी बिकते हैं? सर आप ये बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं चांद पे प्लॉट कट चुके हैं। झूठ बोल रहा हूं? चांद पे प्लॉट कट चुके हैं भाई, प्रॉपर्टी बिकती है। हर इंटरनेशनल एरियाज में प्रॉपर्टी बिकती है। समझ में आ रही है? अरबों रुपए खर्चने वाले बहुत लोग बैठे हैं दुनिया में बेटा, ठीक है ना। शाहरुख खान को गिफ्टेड है, सुशांत सिंह राजपूत का भी एक प्लॉट था, अगर आपने ऐसी न्यूज सुनी है तो, ठीक है ना। इवन रजिस्टर्ड था, रजिस्ट्री भी हुई भी है इन दोनों के नाम, ठीक है ना बेटा। तो बाबू इंटरनेशनल वाटर में एक्सक्लूसिव राइट बेचती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लाइक WTO। कि हमसे राइट खरीद लो बेटा। मान लो हमारे देश की एक ऑर्गेनाइजेशन है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसने कहा कि मैं यहां पर एक्सक्लूसिव राइट खरीदना चाहता हूं किसी भी इलाके में, कुछ पर्टिकुलर ओशन में, कुछ पर्टिकुलर नॉटिकल माइल के लिए मैं इंटरनेशनल राइट खरीदना चाहता हूं। तो बेटा पे करो और खरीद लो बेटा एक्सक्लूसिव राइट। 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए ये एरिया आपका हुआ। जितना मर्जी ढूंढो ऑयल्स, जितना मर्जी ढूंढो क्रूड ऑयल, जितना मर्जी नेचुरल गैसेस ढूंढो, फिर कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। तो समझ में एक्सक्लूसिव राइट कैसे मिलते हैं? इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं। अब बेटा मैं लिंक करूंगा सारी बातों को शुरू से, ठीक है जी। बहुत आराम से सुनना इस चीज को बेटा। 3 वर्ड है, कहता है फिशिंग वेसल। ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है कैसा वेसल जिसका यूज करके फिशिंग की जाती है, फिशिंग वेसल। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। बेटा ये क्या होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स? बेटा इतने बड़े बड़े स्टीमर्स हैं ये, ठीक है ना, जिनका इस्तेमाल बेटा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसेस को ढूंढने के लिए किया जाता है कि ओशन के नीचे कहां कहां तक मिल सकते हैं। पुराने टाइम में जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी बेटा, ऑयल एंड नेचुरल गैस के नीचे बहुत बड़े बड़े कई किलोमीटर के पाइप यूज होते थे। और ये क्या करते थे बेटा, जमीन के नीचे पाइप के पाइप धसाते रहते थे ताकि पता लग सके कहां पॉसिबिलिटी है क्रूड ऑयल की या नेचुरल गैस की। लेकिन आज की तारीख में जो ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग आने लगे बेटा, वो सेंसर बेस्ड आने लगे। आप चल रहे हो, बस चल रहे हो बेटा ओशंस में, और उसने कहीं ना कहीं एक बीप कर दिया, कहीं एक सिंबल दे दिया आपको कि यहाँ पॉसिबिलिटी है कि गैसेस मिल सकती हैं या बाबू क्रूड ऑयल मिल सकता है। और फिर रिसर्च पूरी शुरू होती है। समझ में आ गया ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग का काम क्या है बेटा? बहुत सारे देशों के पास एक भी अपना नहीं है ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग, इवन इंडिया के पास भी। कीमत ही बेटा 1 लाख करोड़ के प्लस है एक ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग की। इंडिया के पास भी एक अपना नहीं है। रिलायंस भी रेंट पर खरीदता है दूसरे देशों से, एक दिन का रेंट 1-1 करोड़ के पार होता है। समझ में आ रही है बेटा बात? ठीक है। तो फिशिंग वेसल समझ में आया, वो वेसल जिसका यूज करके फिशिंग की जाती है। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स समझ में आ गया। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बेटा, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म का मतलब कुछ और नहीं बेटा, कुछ भी चीज जो पानी के ऊपर तैरती हुई है,
उसे भी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, चाहे एक नाव क्यों। कहता है अगर ये तीनों की तीनों चीजें ऑपरेट कर रहा है कोई नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, बोलूंगा मैं क्योंकि उसके एंगल से समझ में आएगा, अगर इन तीनों में से किसी भी चीज को ऑपरेट कर रहा है एक इंडियन, कहां पर ऑपरेट कर रहा है, इन द इंटरनेशनल वाटर, और वहां पर आपने क्योंकि एक्सक्लूसिव राइट खरीदे हुए हैं, तो ऐसी चीज को हम क्या मान लेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। समझ में आई बेटा बात? यानी कि मैं एक बात बोलूं बड़ी सिंपल सी, रिलायंस ने ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग रेंट पर मंगाया, देखो बड़े स्मार्टली लॉ ने क्या किया, बड़े स्मार्टली लॉ ने क्या किया, यहां पर ओन्ड वर्ड लिखा ही नहीं। देखो यहां पर लिखा था ओन्ड वर्ड फर्स्ट पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में लिखा ही नहीं ओन्ड वर्ड। अगर ये ओन्ड वर्ड लिख देते पता क्या हो जाता, कि आप ही ओनर होने चाहिए उस ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग के, आप ही ऑपरेटर होने चाहिए। तो बेटा अगर आप ओन्ड वर्ड लिख देते तो बेटा दुनिया की 220-25 कंट्री में से 200 कंट्री के पास भी अपने ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग नहीं है, तो ना तो ये चीज कभी आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी बनती क्योंकि ओन्ड वर्ड नहीं था, और ना ही कभी आपको ये डोमेस्टिक इनकम बना पाते, ना ही कभी आप टैक्स क्लेम कर पाते। तो लो ने बड़े स्मार्टली इस वर्ड में यहां से ओन्ड वर्ड हटा दिया, सिर्फ ऑपरेटर वर्ड छोड़ दिया। इन तीनों में से कोई भी चीज अगर इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट ऑपरेट कर रहा हो इंटरनेशनल वाटर में, क्योंकि उसने एक्सक्लूसिव राइट खरीदे हुए हैं, तो बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया है। कहने का मतलब है, मैं बोलूं बेटा इंडिया से 200 न्यूटिकल माइल के बाद जब इंटरनेशनल वाटर स्टार्ट हुआ, रिलायंस ने उसके एक्सक्लूसिव राइट खरीद लिए और ऑयल एंड नेचुरल गैस में वहां ऑपरेट कर रहा है, और वहां से मैं कहता हूं बेटा कोई ना कोई इनकम अराइज हो गई उसको, मान लो क्रूड ऑयल मिल गया, मान लो नेचुरल गैसेस मिल गई, सब जितना भी कमाएगा ना, पहली बात तो वो डोमेस्टिक इनकम है, दूसरी बात बेटा मेरे देश की गवर्नमेंट उससे टैक्स क्लेम करेगी। अब कौन सी जनरल साइंस कह सकती है कि इंटरनेशनल वाटर इंडिया हो सकता है? मेरा ख्याल तो कोई जनरल साइंस बोलती नहीं ऐसी चीज। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही है बेटा बात? आकाशिक कुछ बंद कर इसको बाबू, क्लियर है बेटा बात? तीनों वर्ड समझ में आए, इंटरनेशनल वाटर समझ में आया, एक्सक्लूसिव राइट समझ में आया, पक्का से? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, मैं पढ़ जाऊं आगे इस चीज को लेकर। बेटा थर्ड पॉइंट एनालिसिस का सिंपल, embassies, consulates and military establishment of a country located abroad। बेटा तीन वर्ड है, embassies, consulates and military establishment of a country। बेटा कंट्री की जगह इंडिया, मैं तो उसकी बात करूंगा जिससे ज्यादा जल्दी समझ में आए। बेटा ऑफ अ कंट्री मतलब ऑफ इंडिया लोकेटेड अब्रॉड, यानी कि इंडियन एम्बेसी, इंडियन कॉन्सुलेट्स, इंडियन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहीं पर भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, इट इज कंसीडर्ड टू बी इंडिया। बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, क्या इंडिया की एम्बेसी इंडिया में होगी? इंडिया की एम्बेसी इंडिया में क्या करेगी भाई? ठीक है ना? क्या बेटा बाकी कंट्रीज में होगी? लगभग बेटा सभी कंट्रीज में, जहां भी हमारे अच्छे संबंध है, ठीक है ना, 200 देशों से भी ज्यादा में हमारी एम्बेसी, हमारे कॉन्सुलेट्स। ठीक है ना? अगर एक टेक्निकल भाषा की बात करनी है तो बेटा एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स में ना फर्क होता है, ठीक है ना, मैं बता देता हूं आपको। बेटा एम्बेसीज जनरली किसी भी देश की कैपिटल में होती है, और कॉन्सुलेट्स बेटा हर बड़ी सिटी में हो सकते हैं। जैसे कि एक बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, मैं कहूं इंडिया में जापानीज एम्बेसी है, तो बेटा वो सिर्फ कैपिटल में हो सकती है, एम्बेसी सिर्फ कैपिटल में होती है बेटा, ठीक है ना, यानी कि दिल्ली में होंगी। बट कॉन्सुलेट्स की बात करें तो बेटा वो हर बड़ी सिटी में हो सकती है, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। वो बेटा चेन्नई में भी हो सकती है, वो बेटा मुंबई कोलकाता में भी हो सकती है। समझ में आई बेटा बात? कोई दिक्कत तो नहीं। और क्या फर्क है बेटा? दोनों में सिक्योरिटी वाइज कभी कोई फर्क नहीं होता, एम्बेसीज हो चाहे कॉन्सुलेट्स हो, बेटा ये हाईली सिक्योर्ड एरिया है। और मैं आपको हमेशा बताता हूं बेटा ये इतना सिक्योर्ड क्यों है। बेटा ये ना हमारे को ना, हमारे मतलब बहुत सारी स्पिरिचुअल चीजों ने भी सिखाया, ठीक है ना। हम पुराने टाइम में रामायण महाभारत देखते थे,
ठीक है ना। आप याद करो बेटा, जब हनुमान जी को पकड़ा था तो बेटा रावण तो मारना ही चाहता था, पर उसके मतलब दरबारियों ने क्या कहा था उसको कि मारना नहीं है, ये क्या है, ये तो कोई मैसेज लेकर आए, ये तो मतलब कायदे से बेटा उनके हिसाब से तो फॉरेन डिप्लोमेट है। और बेटा डिप्लोमेट को अपने देश में मारना मतलब इनडायरेक्टली वॉर की अनाउंसमेंट करना, ठीक है ना। डिप्लोमेट को अपने देश में मारने का मतलब ये होता है बेटा कि आपने इनडायरेक्टली वॉर की घोषणा कर दी कि हम लड़ना चाहते हैं, युद्ध लड़ना चाहते हैं। तो बेटा आप खुद समझो, जब एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स यहाँ पर एस्टेब्लिश किए जाते हैं, आप दिल्ली में जाकर देख लेना बेटा, वो हाईली सिक्योर्ड एरिया, वहां आपकी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। गलती से भी बेटा वहां कोई घुस नहीं सकता। जितनी देश के पीएम को सिक्योरिटी होती है, उतनी एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स को सिक्योरिटी होती है, जेड प्लस सिक्योरिटी। वो नहीं चाहते कि कोई भी यहां मर जाए और हमारे उस देश के साथ संबंध बिल्कुल खराब हो जाए और एक वॉर छिड़ जाए। समझ में? सिक्योरिटी वाइज कोई फर्क नहीं होता, लेकिन एक और फर्क है, ये कैपिटल में होती है, ये मेजर सिटीज में भी हो सकती है। बेटा एम्बेसीज का काम वीजा इशू करना नहीं होता, मूवीज देख देख के आपके दिमाग खराब हो गया, ठीक है ना। एम्बेसीज का काम बेटा उस देश के साथ, उस देश की गवर्नमेंट के साथ अपनी रिलेशन को स्ट्रेंथन करना होता है। मैं कहूं न्यू दिल्ली में श्रीलंकन एम्बेसी है, न्यू दिल्ली में जापानीज एम्बेसी है, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसीज है, साउथ अफ्रीका की एम्बेसीज है, वो सिर्फ यहां बैठकर क्या कर रहे हैं, मेरे देश की गवर्नमेंट के साथ अपनी रिलेशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। कॉन्सुलेट्स वीजा इशू करते हैं, कॉन्सुलेट्स गाइड करते हैं कि अगर यहां से कोई बेटा साउथ अफ्रीका जाना चाहता है तो साउथ अफ्रीकन कॉन्सुलेट्स उनको गाइड करेगा कि वहां किस किस चीज की पॉसिबिलिटी है, किस किस चीज के लिए रॉ मटेरियल अच्छा है, क्या क्या घूम सकते हो आप, वो आपको ये गाइड करते हैं। वीजाज इशू करना ये कॉन्सुलेट्स का काम होता है। समझ में आई बेटा बात? पक्का से एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। बेटा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है बाबू? जनरली हम कई बार बेटा न्यूज़पेपर में ऐसा रीड करते हैं कि बेटा इंडिया ने यूएसए आर्मी के साथ मिलकर एक प्रैक्टिस कैंप लगाया, एक मिलिट्री बेस एस्टेब्लिश करा और प्रैक्टिस करेंगे 15 दिन तक दोनों आर्मीज, ठीक है ना। या बेटा मैं आज आपको बोलता हूं एक बात, इजराइल और हमास एक युद्ध छिड़ा पड़ा है फिलिस्तीन और बेटा इजराइल में, यूएसए ने अपनी आर्मी भेजने की तैयारी कर ली है इजराइल, ठीक है। यूएसए की आर्मी जाती है इजराइल में और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वहां पर मिलिट्री बेस, मिलिट्री कैंप लगा लेती है। आप मेरे को ये बताओ, क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इजराइल कंसीडर होगा? नहीं बेटा, इट इज कंसीडर्ड टू बी द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ यूएसए ओनली। बेटा आपके देश की एम्बेसी, आपके देश का कॉन्सुलेट्स, आपके देश का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, इट इज कंसीडर्ड टू बी द इंडिया ओनली। इंडियन एम्बेसी इन ऑस्ट्रेलिया, इंडियन एम्बेसी इन न्यूजीलैंड, इंडियन एम्बेसी इन साउथ अफ्रीका, इंडियन एम्बेसी इन जापान, इट इज कंसीडर्ड टू बी इंडिया। इंडिया का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दुनिया के किसी कोने में क्यों ना हो, वो इंडिया ही है। बात ओके? क्लियर हो गई बेटा ये बात? एमएससीज क्या है, कॉन्सुलेट्स क्या है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट क्या है। बेटा जैसे मैंने थर्ड पॉइंट बताया, उसी बेटा सेम लॉजिक पे डज नॉट इंक्लूड का पहला पॉइंट भी है। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री। अगर बेटा मेरे देश की एम्बेसी, मेरे देश का कॉन्सुलेट्स, मेरे देश की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो इंडिया है। तो बेटा अगर उनके देश की एम्बेसी है, उनके देश का कॉन्सुलेट है, उनके देश की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो उनका देश है, वो फिर मेरा देश नहीं है। जापानीज एम्बेसी इन इंडिया, इट इज जापान, वो इंडिया नहीं हो सकता, ठीक है ना। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, वो रशिया ही बेटा, वो इंडिया नहीं हो सकता। समझ में आएगा ये बेटा? अब जनरल सेंस, कॉमन सेंस मत लगाने, मत कहना नई दिल्ली में, मुझे भी पता नई दिल्ली में बेटा, ठीक है ना। इट इज कंसीडर्ड टू बी द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ दैट फॉरेन कंट्री, जिस भी फॉरेन कंट्री की है वो एम्बेसी। क्लियर है? मेरे देश की एम्बेसी उनके देश में क्यों ना हो, वो मेरा देश ही है, और उनके देश की एम्बेसी मेरे देश में क्यों ना हो, वो उन्हीं की कंट्री का पार्ट माना जाता है, हमारा नहीं। ठीक है जी?
पक्का से? बेटा मैं तो डेफिनेशन डोमेस्टिक टेरिटरी की नहीं पढ़ा रहा, मैं तो पढ़ा रहा हूँ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। मैं तो हमें शुरू में ही बोल दिया था आपको कि मैं इंडिया के एंगल से बात करूंगा, और इसने लिखा हुआ है इंडिया में क्या शामिल नहीं करना, क्या शामिल नहीं करना, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री की कोई एम्बेसी, कोई कॉन्सुलेट, कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इंडिया में मत गिनना बेटा, बिल्कुल भी मत गिनना। क्लियर है बात? पक्का से? तो बेटा एक मीन्स पोर्शन, 3 इंक्लूड पोर्शन, एक डस नॉट इंक्लूड पोर्शन। मैंने इतना तुम्हें बता दिया। एक आखिरी की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, WHO लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री। बेटा कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और भी हो सकते हैं, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। WHO आपको पता ही है, WTO भी हो सकता है, IMF भी हो सकता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूएनओ का ऑफिस भी हो सकता है। कहता है किसी भी देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में क्यों ना हो, कोई देश ये नहीं कह सकता कि WHO मेरा है या मेरी टेरिटरी का पार्ट है। देखो बेटा ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानी जाती। क्यों नहीं मानी जाती? बड़ी सिंपल सा लॉजिक है। अगर इसमें कोई भी इनकम एक्रियो हो रही है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी देश को कोई टैक्स नहीं देगी, वो इसलिए नहीं मानी जाती। अगर इनको किसी भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनाया जाएगा तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, फिर वहां से कमाई जाने वाली इनकम भी उस देश की इनकम बनेगी, फिर बेटा उस देश को टैक्स भी मिलेगा। इसलिए माना गया कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी देश का पार्ट ही नहीं मानी जाती, चाहे किसी भी देश में लोकेटेड क्यों ना हो, तब भी पार्ट नहीं है। मैं बोलूं बेटा WHO का ऑफिस इन न्यू दिल्ली, इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। WHO का ऑफिस इन कहीं न्यूयॉर्क, इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री। किसी देश की कंट्री का पार्ट नहीं है, चाहे जहां मर्जी हो इनका ऑफिस। ठीक है जी, बात ओके बेटा। अब एक बार मैं फटाफट से रिवाइज कर देता हूं, सब सामने देखेंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी मींस पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। पॉलिटिकल फ्रंटियर का मतलब कुछ और नहीं, ज्योग्राफिकल बाउंड्री, वो तो है ही है। और क्या? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्री। शिप हो, एयरक्राफ्ट हो, अगर ऑनर और ऑपरेटर इंडियन है, जिस मर्जी 2 देश के बीच में, वो इंडिया का ही पार्ट है। ठीक है जी। फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस rig, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, अगर इनका ऑपरेटर इंडियन है और इंटरनेशनल वाटर में चल रही है इन तीनों में से कोई भी चीज, क्योंकि वहां अपने एक्सक्लूसिव राइट खरीदा था, तो बेटा वो इंडिया ही है। ठीक है जी। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, इंडिया के दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, इंडिया है। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फॉरेन कंट्री के इंडिया में, वो इंडिया कभी नहीं हो सकता। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो इंडिया के अंदर लोकेटेड है, वो इंडिया नहीं होगा कभी भी। क्लियर है बेटा बात? ठीक है। फिर भी जब आप पढ़ोगे तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। आपको खुद पढ़ने से जो कॉन्फिडेंस मिलेगा वो बेटा बस वो प्राइसलेस है। ठीक है जी, कल पढ़कर आना, कल देखेंगे इसका एनालिसिस। आगे बेटा एक और डेफिनेशन शुरू कर रहे हैं। डेफिनेशन का नाम है बेटा नॉर्मल रेजिडेंट। ये पिछली डेफिनेशन से भी अच्छी और तगड़ी है। ठीक है जी बेटा, नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन स्टार्ट कर रहा हूं, सब सामने देखेंगे बेटा। ये पिछली डेफिनेशन से ज्यादा तगड़ी है, ठीक है ना, बी वेरी केयरफुल, ये ज्यादा फंसाती है। चल बेटा नॉर्मल रेजिडेंट की बात करते हैं। सबसे पहले बेटा मींस पोर्शन, आकाश भाई लो उत्तर सामने देखना बेटा। क्या कहता है नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन? कहता है नॉर्मल रेजिडेंट मींस एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूट। देखो बाकी बात तो मैं बाद में बोलूंगा। ज्यादातर दुनिया में ना भ्रम पता है क्या है, सिर्फ इंसान नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है किसी देश का या नहीं हो सकता, ये भ्रम है लोगों को। बेटा जब नॉर्मल रेजिडेंट की बात आती है, मैं आपको बता देता हूं, ये जो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट है मैंने अभी आपको बताना शुरू किया था कि कहीं ना कहीं इससे हम इनकम की बात करेंगे, कहीं ना कहीं बेटा हम टैक्स की बात करेंगे। ये जो दोनों कंसेप्ट है ना, ये बाद में जाके इनकम टैक्स में भी पढ़ोगे आप, ठीक है ना जी। तो बेटा मैं इसलिए इसको बहुत तगड़ा बता सकता हूँ क्योंकि बेटा टैक्स की कहानी हम बता सकते हैं बहुत अच्छी, मुझे ऐसा लगता है।
ठीक है ना बेटा। जब ये बात आती है ना कि नॉर्मल रेजिडेंट इंडिविजुअल भी हो सकता है और इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, मैं आपको बड़ी क्लियरली बड़ी एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। मेरे ऑफिस में एक डायरेक्टर एंट्री कर रहा है किसी कंपनी का, ठीक है ना, और वो मेरे को पूछ रहा है कि मुझे किस देश में टैक्स देना है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इंडिया में भी रहता हूँ, बहुत ज्यादा घूमता भी रहता हूँ। तो बेटा मैं आपको बड़ी क्लियरली बात बता देता हूं, मैं उसकी भी रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करता हूं और बेटा उसकी कंपनी का भी चेक करता हूं। और ऐसा भी हो जाता है कभी कभी किसी के साथ कि वो तो रेजिडेंट निकल रहा है इंडिया का और उसकी कंपनी निकल रही है फॉरेन की, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है उसकी कंपनी तो निकल रही है इंडिया की रेजिडेंट और वो खुद निकल रहा है फॉरेन का रेजिडेंट। तो ऐसी सिचुएशन अकर होती है। तो बेटा ये मत सोचना कि सिर्फ इंडिविजुअल का ही रेजिडेंशियल स्टेटस चेक होता है या ये देखा जाता है कि इंडिविजुअली नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं। डेफिनेशन बड़ी क्लियरली कहती है, नॉर्मल रेजिडेंट मींस एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूट, शर्त क्या है, who ordinarily resides in a country and whose center of economic interest also lies in that country। बेटा दो शर्तें हैं नॉर्मल रेजिडेंट बनने की। नॉर्मल रेजिडेंट मींस एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूट, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है, प्रोवाइडेड, शर्तें दो हैं बेटा। क्या दो शर्तें हैं? who ordinarily resides in a country and whose center of economic interest also lies in that country। लिखने में टाइम खराब नहीं कर रहा बेटा, सुनने में ज्यादा जोर दो। who ordinarily resides in a country, बेटा आप ऑर्डिनरली उसी कंट्री में रहते हो तो आप उसके नॉर्मल रेजिडेंट बनोगे। दूसरी शर्त, आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वही कंट्री हो। बेटा मैं मतलब बता देता हूं दोनों का, अगर सिर्फ एनालिसिस करने की बात है तो बेटा पहले तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब समझो। देखो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है तीन बातें, अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन। कमाना, खर्चना और जोड़ना। अर्निंग, स्पेंडिंग और एक्यूमुलेशन अगर एक जगह पर हो तो बेटा मान लिया जाता है वो आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, ठीक है ना। अर्निंग, स्पेंडिंग और एक्यूमुलेशन जहां मिल जाएंगे तो बेटा समझ लिया जाएगा कि वो आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, ठीक है ना जी। बेटा मैं कहता हूं बेटा किसी भी मूवी एक्टर की बात कर लो, अक्षय कुमार की बात कर लो, बेटा रेजिडेंट ऑफ इंडिया क्या नहीं है, वो ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन अ कंट्री और नॉट। देखो बेटा ज्यादातर वो इंडिया में रहता है, ज्यादातर का मतलब क्या है बेटा, ज्यादातर का मतलब है कि अगर 365 डेज में से आधा भी इंडिया में बिता लिया, 182 डेज बिता गए, तो आप ऑर्डिनरली उसी कंट्री में रहते हो। who ordinarily resides in a country and whose center of economic interest is also lies in that country। कमा कहां से रहा है, इंडिया से, खर्च कर रहा है इंडिया में, जोड़ कर रहा है इंडिया में। अच्छा अगर कभी किसी साल ऐसा होने लगे शाहरुख खान को एक हॉलीवुड मूवी वो ऑफर हो गई और उसने एक्सेप्ट कर लिया और वो शूटिंग के लिए बेटा 10 महीने तक उसी कंट्री में रहा, तो खुद समझो बेटा क्या वो ऑर्डिनरली इंडिया में रहा, 182 डेज रहा नहीं, 2 महीने रहा, 60 दिन रहा नहीं रहा, और बेटा कमाया भी वहीं, खर्चा भी वहीं, छोड़ा भी वहीं। आपको नहीं लगता उस साल बेटा शाहरुख खान इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं रहेगा? चलिए तगड़े कंसेप्ट हैं, ये मजाक नहीं है, ये हवा हवाई, ठीक है ना, बस लोग खत्म करते हैं अपने रांद काटते हैं इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, पर मैं आपको वो एंगल दिखा रहा हूं जो बेटा मैं अपने ऑफिस में इस्तेमाल करता हूं। अब वो एंगल सोचो जो बेटा जब टैक्स दिलवाना होता होगा, किस गवर्नमेंट को दिलवाना है आपको ये सोचना होता होगा। समझ में आ रही है बेटा बात? क्लियर है बात पक्का से? तो बेटा मैं इससे ज्यादा तो अभी नहीं करा रहा, ठीक है ना, बाकी मुद्दा कल देखते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय।